नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। आपका स्वागत है। इस कहानी में प्रमुख पात्र दो परिवार हैं। एक परिवार रोशन लाल का है और दूसरा परिवार उमेश शर्मा का। दोनों परिवार पड़ोसी थे, इसलिए उनमें करीबियां थीं और एक दूसरे के घर आना जाना था। रोशन लाल की पत्नी का नाम निर्मला उर्फ नीरू था, तो उमेश की पत्नी का नाम निशा था। एक दिन निशा ने रोशन लाल को फोन किया। भाई साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करना है। निशा का स्वर गंभीर था, परंतु रोशन लाल ने बात की गहराई न समझकर सामान्य रूप में लिया। एक नहीं, 10 बात करो। निशा, बात ऐसी है कि फोन पर करना उचित नहीं है। निशा के स्वर की गंभीरता बढ़ गई। वह बात मैं अकेले में करना चाहती हूं। आप ऐसे वक्त आए जब उमेश घर में ना हो। ऐसी क्या बात है? निशा, मिलेंगे तब बताऊंगी। निशा, फिजूल का सस्पेंस क्रिएट मत करो। रोशन लाल दुविधा में पड़ गए। पूरी बात नहीं बता सकती तो हिंट ही दे दो। भाई साहब, कहा ना, अकेले में मिलने पर ही उस टॉपिक पर चर्चा करूंगी। प्लीज पहली फुर्सत में मुझसे जरूर मिले। मैटर सीरियस है। कहने के बाद निशा ने फोन काट दिया। रोशन लाल की सोच गहरी हो गई। ऐसी क्या बात है जो निशा उमेश की अनुपस्थिति में मिलना चाहती है? रोशन लाल साफ सुथरी तथा स्वस्थ सोच वाले व्यक्ति थे। गंदी सोच वाला होता तो उसके मन में पहला और आखिरी ख्याल यही आता लगता है, निशा को मुझसे प्यार हो गया है, इसीलिए पति की अनुपस्थिति में उसने मुझे बुलाया है। अकेले में वह मोहब्बत का इजहार करने वाली है। 42 वर्षीय रोशन लाल यादव राजस्थान में जयपुर की तहसील कोटपुतली के गांव पवाना के मूल निवासी थे। शिक्षा पूरी करने के बाद उनकी नियुक्ति सिटी बैंक में हो गई। नौकरी लगने के बाद सन 2004 में परिजनों ने उनका विवाह निर्मला उर्फ नीरू से कर दिया। पवाना से 20 किलोमीटर दूर एक गांव की रहने वाली थी। विवाह के समय नीरू 11वीं क्लास में पढ़ रही थी। रोशन लाल जब नीरू को देखने उसके घर गए थे, तब उसने साफ कह दिया था, शादी के बाद मैं आपका घर संभाल लूंगी ही, पढ़ाई भी जारी रखना चाहूंगी। रोशन लाल ने वायदा किया, विश्वास रखो, मैं तुम्हारी शिक्षा में कभी बाधा नहीं बनूंगा। जितना पढ़ना चाहोगी पढ़ाऊंगा। रोशन लाल ने निर्मला उर्फ नीरू से जो वायदा किया उसे निभाया। शादी के बाद नीरू को एमए तक पढ़ाया, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कराया। 8 वर्ष पूर्व रोशन की पोस्टिंग जयपुर में हुई। तब तक वह प्रमोट होते होते मैनेजर रैंक के समकक्ष पहुंच चुके थे। इसलिए लोन मैनेजर के पद पर उनकी नियुक्ति गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा पर स्थित सिटी बैंक शाखा में हुई। व्यावसायिक वाहन हो या निजी लोन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ रोशन लाल की थी। नौकरी करने के अलावा रोशन लाल जरूरतमंदों को ब्याज पर बड़ी बड़ी रकम कर्ज देते थे। इससे भी उन्हें अच्छी आय होती थी। जयपुर स्थानांतरित होने के बाद कुछ महीने रोशन लाल अपने परिवार के साथ किराए मकान में रहे, फिर निजी मकान का सपना साकार करने में जुट गए। रोशन लाल के पास पैसे की कमी नहीं थी, अतः उन्होंने गणेश नगर विस्तार में प्लॉट खरीदकर भवन निर्माण आरंभ करा दिया। जिन दिनों रोशन लाल ने भवन निर्माण आरंभ करा दिया, बगल वाले प्लॉट पर उमेश शर्मा भी अपना मकान बनवा रहा था। 38 वर्षीय उमेश शर्मा उत्तर प्रदेश के नगर फिरोजाबाद का रहने वाला था। उसके परिवार में एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई राहुल था। लगभग 15 वर्ष पूर्व उमेश शर्मा ने शास्त्रीपुरम अगरा निवासी निशा से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद बेहतर भविष्य की तलाश में उमेश जयपुर में बस गया। जयपुर में उसने प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ ठेकेदारी शुरू की। उसके यह दोनों काम चल निकले और उसने खूब पैसा कमाया। कालांतर में उसने गणेश नगर विस्तार में प्लॉट खरीदकर भवन निर्माण आरंभ करा दिया। उमेश और रोशन लाल दोनों अपना अपना मकान बनवा रहे थे, इसलिए उनमें परिचय स्वाभाविक था। यूं भी हर कोई जानना चाहता है कि उसका पड़ोसी कैसा है, क्या करता है, उसका व्यवहार कैसा है, संस्कार कैसे हैं। मकान बनते बनते परिचय दोस्ती में बदल गया। साल भर में उमेश व रोशन लाल के आलीशान मकान बनकर तैयार हो गए तो उन्होंने अलग अलग पुरोहितों से गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया। तो इत्तेफाक यह रहा कि दोनों का मुहूर्त एक ही दिन एक ही समय का निकला। उमेश व रोशन लाल ने अपने अपने स्तर, अपनी इच्छा तथा रुचि के अनुसार गृह प्रवेश किया। दूसरे दिन उनका सामान भी नए मकान में शिफ्ट हो गया। उसके बाद दोनों परिवार नए मकान में आबाद हो गए। उमेश के परिवार में पत्नी निशा के अलावा एक बेटी थी, जबकि निर्मला 3 बच्चों की मां थी। निशा व निर्मला का परिचय भवन निर्माण के दौरान हो गया था। पड़ोस में रहने लगी तो आपस में उन्होंने पहनापा जोड़ लिया।
एक और पत्नियों के संबंध प्रगर हुए तो दूसरी ओर पतियों की भी घनिष्ठता हो गई। उमेश व रोशनलाल दोनों ही शराब के शौकीन थे, इसलिए शाम को वे अक्सर साथ बैठकर जाम लड़ाने लगे। शराब की महफिल अधिकतर रोशनलाल के घर पर जमती थी। कारोबार के लिए उमेश को जब भी बड़ी रकम की जरूरत होती, रोशनलाल से बेहिचक मांग लेता। उमेश को पैसा देने में रोशनलाल भी एक पल की देर नहीं करते, फौरन अपनी सेफ से मांगी गई राशि निकालकर उमेश को दे देते। उमेश के पास कहीं से पैसा आता तो वह रोशनलाल का ब्याज सहित पैसा चुका देता। दोनों परिवार पड़ोसी नहीं, कुनबे के सदस्य की तरह हंसी खुशी रह रहे थे। रोशनलाल की पुत्रियां जिस स्कूल में पढ़ती थीं, उमेश ने अपनी बेटी का दाखिला भी उसी स्कूल में करा दिया। सब कुछ मजे से चल रहा था कि उस दिन निशा के एक फोन ने रिश्तों को नया मोड़ दे दिया। रोशनलाल को दिन भर उलझन बनी रही। निशा ने ऐसा फोन किस लिए किया? वह मुझसे कौन सी ऐसी बात करना चाहती है जिसमें उमेश की अनुपस्थिति जरूरी है? सोचने के बाद भी रोशनलाल कोई अनुमान नहीं लगा सके। जैसे तैसे दिन बीता। रोशनलाल बैंक से बाहर निकले, तब भी उनके जहन में निशा की बातें कंद रही थीं। उन्हें लग रहा था कि जब तक वह निशा से मिलकर उसकी बात नहीं सुन लेंगे, चैन नहीं मिलेगा। अतः कार में बैठते ही रोशनलाल ने उमेश का सेल नंबर डायल किया। हेलो उमेश, आप कहाँ हैं? बिजनेस मीटिंग में हूं, बताने के बाद उमेश ने पूछा, कोई काम था? कब तक घर लौटेंगे? 9 बजे के आसपास उमेश ने अपना प्रश्न दोहराया। कोई काम हो तो बेहिचक बताएं, मैं अभी आ जाता हूं। काम नहीं है, मेरा मन आपके साथ बैठकर हलतर करने का था। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। उमेश थीम से हंसा। रात ठीक 9 बजे बंदा आपके घर हाजिर हो जाएगा। इसके बाद दोनों ओर से फोन काट दिए गए। रोशनलाल ने राहत की सांस ली। शराब पीने की बाबत उन्होंने सोचा नहीं था। उमेश की वापसी के बारे में जानने के लिए उन्होंने जाम लड़ाने का बहाना लिया था। उमेश से बात करने के बाद रोशनलाल ने सोचा, निशा के घर जाकर बात करने का यह सही मौका है। इसके बाद रोशनलाल ने निशा को फोन करके बता दिया कि वह उसकी बात सुनने आ रहे हैं। कुछ देर में रोशनलाल निशा के घर पहुंचे तो वह इंतजार करती मिली। औपचारिक अभिवादन के बाद सोफे पर वे आमने सामने बैठ गए। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही, जिसे तोड़ने की पहल रोशनलाल ने की। निशा में आ गया। बताएं, क्या कहने को बुलाया है भाई साहब? किसी पर अंधविश्वास की सीमा तक विश्वास करना कभी कभी बेहद घातक हो जाता है। निशा ने अपनी बात कहने के लिए भूमिका बनाई करते दूसरे हैं, पर भोगना दूसरों को पड़ता है। निशा, आपकी बातें मुझे उलझा रही हैं। रोशनलाल स्वयं को असहज अनुभव करने लगे। साफ तौर पर बताओ, क्या कहने के लिए मुझे बुलाया है भाई साहब? हम दोनों के घर खतरे में हैं। रोशनलाल की पेशानी पर बल पड़े। हमारे घर खतरे में है मतलब? कुछ पलों तक निशा रोशनलाल की आंखों में देखती रही, फिर एक झटके में मन की बात कह दी। मेरे पति और आपकी पत्नी के बीच आशिकी की चल रही है। यह खबर रोशनलाल के सिर पर बम फटने जैसी थी। निशा, जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? बहुत अच्छी तरह से जानती हूं, और मेरी बात हवाई नहीं, हकीकत है। निशा बोली, मैं अपने पति पर लगाम लगाने की कोशिश में हूं। इसके लिए कई बार उनके हाथों से पिट भी चुकी हूं। आप भी नीरू जी को समझाइए। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए तो हमारे घर टूटना तय है। आपको यह जानकर और भी तगड़ा झटका लगेगा कि वे शादी करने का मंसूबा बना रहे हैं। रोशनलाल मानो मनहूस सन्नाटे से घिर गए। वह अब भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि नीरू उनके साथ बेवफाई कर सकती है। निशा के कलेजे में आग लगी हुई थी। अपनी रो में उसने बोलना जारी रखा, मैं तो कोशिश में लगी ही हूं। आप भी कोशिश करके अपना घर बचाइए। उमेश के सामने यह सारी बातें मैं नहीं कर सकती थी, इसीलिए आपको तब मिलने को कहा जब वह घर में ना हो। रोशनलाल के वजूद पर छाया सन्नाटा पड़ गया। पिछले कुछ समय से वह निशा और निर्मला उर्फ नीरू के बीच तनाव भी साफ महसूस कर रहे थे। यह भी नोट किया था कि उन दोनों का रिश्ता पहले जैसा गर्म वह जोशीला नहीं रह गया है। रोशनलाल ने पहले कभी इस बात पर विशेष गौर नहीं किया था। निशा की जुबान खुली तो दोनों के तनाव की असली वजह समझ में आई। निशा से बात करने के बाद रोशनलाल अपने घर आ गए। निर्मला ने पति के चेहरे पर तनाव देखा तो पूछा, क्या बात है, आप टेंशन में नजर आ रहे हैं? सामने ही तीनों बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे। बात ऐसी थी कि रोशनलाल बच्चों के सामने कर नहीं सकते थे, अतः वह निर्मला को बेडरूम में ले गए और दरवाजा अंदर से बंद करके बोले, ईश्वर साक्षी है नीरू, मैंने तुमको बहुत चाहा, तुम्हारी हर खुशी को अपनी खुशी समझा।
तुम मेरे साथ ऐसा धोखा करोगी, मैं कल्पना तक नहीं कर सकता था। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। कैसा धोखा? किस धोखे की बात कर रहे हो? तुम 3 बच्चों की मां होने के बावजूद तुम उमेश के संग इश्क लड़ा रही हो। यह धोखा नहीं तो और क्या है? निर्मला के चेहरे का रंग पहले ही उड़ गया था, अब बदहवासी की परछाइयां भी तैरने लगीं। रोशन लाल ने उस पर एक चोट और की। नीरू, मैं सब कुछ जान गया हूं, इसलिए झूठ का सहारा लेने या कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। कुछ देर तक निर्मला सिर झुकाए खामोश खड़ी रही, फिर धीमी आवाज में जवाब दिया, जो तुमने सुना है सच है। रोशन लाल के दिल पर घूंसा लगा। बहुत मुश्किल से वह दर्द सह पाए। धीमे से बोले, तुमको चाहने तुम्हारी जरूरतें पूरी करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बीवी और बच्चों के सुख और खुशियों के अलावा मैंने कभी कुछ नहीं सोचा। और तुमने मेरे संग बेवफाई की। नीरू, तुमने ऐसा क्यों किया? इस दुनिया तथा जीवन में बहुत से काम ऐसे हैं जो इंसान करना नहीं चाहता, मगर हो जाते हैं। निर्मला ने ठंडी सांस छोड़ी। मैं भी बेवफा और पतित नहीं होना चाहती थी, मगर हो गई। कैसे हो गई? रोशन लाल के शब्दों से उसके दिल का दर्द झलक रहा था। जरा मैं भी तो सुनो। भेद खुल चुका था। निर्मला ने जीवन की भली बुरी कोई बात पति से नहीं छुपाई थी, बस उमेश से हुई अपनी आशिकी गुप्त रखी थी। यह भेद भी अब उसने खोलने का निश्चय कर लिया। सन 2016 में गणेश नगर विस्तार में रहने वाले 4 परिवार गर्मी की छुट्टियों कुछ दिन के लिए शिमला गए थे। उनमें 2 परिवार उमेश और रोशन लाल के भी थे। सब खूब घूमे फिरे, खूब मस्ती की। चारों परिवारों में रोशन लाल ही सबसे सुस्त था। इस सुस्ती के पीछे उसकी सोच थी, मौज मजा करने की। अब मेरी उम्र थोड़े हैं, बच्चों को लेकर आया हूं, वही मौज करें। अतः वह कभी एक किनारे बैठा रहता तो कभी होटल के कमरे में पड़ा रहकर शराब की चुस्कियां लेता रहता। शिमला में जो काम रोशन लाल को करना था वह उमेश ने किया। उसने निर्मला को पहाड़ पर खूब घुमाया, जमकर मौज कराई। निर्मला की खुशी, उसकी इच्छा अनिच्छा का भी भरपूर ख्याल रखा। तभी निर्मला के मन में पहली बार ख्याल आया, काश मेरी शादी जोश के धनी उमेश से हुई होती। इस विचार मात्र से निर्मला उमेश के आकर्षण में जकड़ने लगी। सब लोग शिमला से जयपुर लौट आए, तब भी आकर्षण की जकड़ कम नहीं हुई। निर्मला दिन में अकेली होती या रात को सोने के लिए करवटें बदल रही होती, तब भी उमेश के ख्याल उसे बेचैन करने लगते। मन में वही पुरानी कसक उठने लगती, काश मेरी शादी उमेश से होती तो जीवन के इस पड़ाव पर भी दाम्पत्य रूमानी होती। जिंदगी में कुछ भी रूखा फीका नहीं होता। सेक्स लाइफ में पतझड़ का मौसम कभी आता ही नहीं। दूर दूर तक जोश व खुशियों की हरियाली ही हरियाली होती है। उमेश के मन में क्या है, निर्मला को पता नहीं था। अपने बारे में वह केवल इतना जानती थी कि आकर्षण की डोर उसे उमेश के निकट खींचे ले जा रही है। इसी बीच निर्मला के भाई की मृत्यु हो गई। भाई की मौत बहन के लिए असहनीय सदमा होता है। निर्मला भी शोक के सागर में डूब गई। निर्मला को समझाने, जीवन के यथार्थ का पाठ पढ़ाने तथा सदमे से उबारने के लिए उमेश रोजाना सुबह शाम उसके घर आने लगा। उमेश को देखते ही निर्मला रोने लगती। रोते रोते उमेश की छाती पर सिर रख देती। सांत्वना देने के लिए उमेश उसके सिर से पीठ तक हाथ फिराने लगता। जवान और सुंदर पड़ोसन की पीठ से कमर तक कोई सुबह शाम हाथ फिराए तो कब तक अपने संयम को नियंत्रण में रख सकता है। स्पर्श से उमेश के रक्त में कामना के कीटाणु भ्रमर करने लगते। उसका हाथ पीठ व कमर से फिसलकर नितंबों तक पहुंचने लगा। इसके बाद उंगलियां मनसन नितंबों पर फेरने लगा। उमेश की इन हरकतों का निर्मला बिल्कुल विरोध नहीं करती और उल्टा उसके सीने से चिपक जाती। उमेश को समझते देर नहीं लगी कि निर्मला भाई को याद करके कम रोती है। उससे चिपकने और शरीर पर हाथ फिराने के लिए रोने का नाटक करती है। इससे उमेश की हिम्मत और बढ़ गई। वह अपनी सीमाएं लांघता गया। निर्मली ने उसे बिल्कुल नहीं रोका। फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। इस दिन के बाद से तो उनके बीच यह देह मिलन का खेल बराबर खेला जाने लगा। दोनों फोन पर बातें करने लगे और दोनों व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजने लगे। एक दिन वे मैसेज निशा ने देख लिए। वह समझ गई, इनके बीच नाजायज संबंध है। निशा का खून घोल उठा। उसने उमेश से बात की तो वह दिलेरी से बोल, हमारा रिलेशन है और हमेशा रहेगा। तुझे से देखा या सहा ना जाए तो मायके चली जा। निशा ने विरोध किया तो उमेश ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के भय से निशा चुप नहीं हुई। उसने रोशन लाल को सब कुछ बता दिया। प्रेम गाथा खत्म हुई तो रोशन लाल ने पूछा,
नीरू, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सच बताओ, अब तुम चाहती क्या हो? निर्मला ने बेझिझक मन खोल दिया। बाकी की जिंदगी उमेश के साथ गुजारना चाहती हूं। शादी करके निशा की सौत बनकर रह लूंगी। उमेश ने मुझे दूसरे मकान में रखने का वादा किया है। रोशन लाल के दिल पर बिजली सी गिर रही थी, लेकिन कर क्या सकते थे। 19 सितंबर 2018 की बात है। उस दिन रोशन लाल को बैंक से निकलने में देर हो गई। देर से बैंक से निकले और कार की ड्राइव करते हुए गणेश नगर विस्तार स्थित अपने आवास की ओर चल पड़े। रात 9 बजे रोशन लाल की कार दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के पास से गुजर रही थी। तभी एक स्कूटी ओवरटेक करके सड़क पर आड़ी खड़ी हो गई। मजबूरी में रोशन लाल को कार रोकना पड़ी। कार रुकते ही स्कूटी पर पीछे बैठा युवक तेजी से उसके पास पहुंचा और कमर से तमंचा निकालकर रोशन लाल पर फायर झोंक दिया। गोली छाती पर लगी हमलावर ने एक गोली और चलाई, फिर स्कूटी पर बैठकर भाग निकला। आसपास के दुकानदार व राहगीर बुरी तरह घायल रोशन लाल को सवाई मानसिंह अस्पताल ले गए। प्राथमिक परीक्षण में ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की ओर से पुलिस को सूचना दी गई तो थाना प्रभारी करधनी मानवेंद्र सिंह चौहान दलबल सहित मौके पर पहुंच गए। इसके कुछ देर बाद डीसीपी अशोक कुमार गुप्ता भी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने मृतक की जामा तलाशी कराई तो उसके पास से एक ऐसी चीजें मिली जिनसे उसकी पहचान रोशन लाल के तौर पर हो गई। मोबाइल फोन भी जेब में रखा मिला। अतः चौहान ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी। खबर पाते ही निर्मला आदि अस्पताल पहुंच गए। लाश कब्जे में लेने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम भी मौके पर बुला ली गई। घटनास्थल के आसपास के प्रत्यक्षदर्शी दुकानदारों ने बताया कि हत्यारे संख्या में 2 थे और स्कूटी पर सवार थे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई स्कूटी का नंबर नोट नहीं कर पाया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। उनमें वारदात रिकॉर्ड मिली। उससे स्पष्ट हुआ कि हत्यारे वास्तव में 2 थे। फुटेज की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि ना तो हथियारों के चेहरे साफ दिख रहे थे और ना ही स्कूटी का नंबर पढ़ने में आ रहा था। छानबीन के बाद पुलिस कार को थाना करधनी ले आई। फिर करधनी थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। केस की जांच के लिए एक पुलिस टीम बनाई गई। लूट के लिए हत्या का कोई सबूत नहीं था। रोशन लाल की किसी से रंजिश भी नहीं थी। पुलिस को शक था कि हत्या में किसी करीबी का हाथ है। पुलिस ने तहकीकात की तो निर्मला और उमेश के बीच अवैध संबंधों से उपजे विवाद की बात पता चली। रोशन और उमेश के बीच इसको लेकर हाथापाई भी हुई थी। पुलिस टीम ने उमेश, निर्मला और उनके करीबियों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए और सीडीआर निकलवाकर चेक की तो अनेक प्रमाण हाथ लगे। घटना के 3 दिन बाद पुलिस ने निर्मला, उमेश, महेंद्र प्रताप उर्फ टीटू, आकाश रावत और शिवकांत उर्फ लालू को गिरफ्तार कर लिया। रोशन लाल और उमेश के बीच मारपीट भी हुई। उमेश कुछ भी समझने को राजी नहीं था। निशा ने रिश्तेदारों से दबाव डलवाया तो रिश्तेदारों के दबाव में उमेश गणेश नगर से जगतपुरा वाले मकान में रहने लगा। मकान बदलने से दिल नहीं बदले। वे पहली की तरह मिलते रहे, फोन पर बात करते रहे। उमेश निर्मला पर भाग चलने के लिए दबाव भी बना रहा था। रोशन लाल के पास पैसा बहुत था। प्रॉपर्टी के अलावा उसने 50 लाख से ज्यादा रकम उसने कर्ज पर दे रखी थी। उमेश ने भी उससे 15 लाख का कर्ज ले रखा था। रोशन लाल के बैंक खाते में 25 लाख से अधिक की रकम जमा थी, जिसकी नॉमिनी निर्मला थी। निर्मला दौलत को लात नहीं मारना चाहती थी। इसके लिए उसने उमेश के साथ मिलकर रोशन लाल की हत्या करा देने का फैसला कर लिया। इस फैसले में महेंद्र प्रताप और टीटू उमेश ने अपने छोटे भाई राहुल से बात की। राहुल का परिचय शातिर अपराधी पप्पू कश्यप से था। सुपारी के तौर पर राहुल ने बड़े भाई उमेश से 4 लाख रुपए ले लिए। इसके बाद राहुल फिरोजाबाद गया और वहां पप्पू से मिलकर उसे सुपारी दे दी। एडवांस के तौर पर 20,000 रुपए दे दिए। बाकी रकम बाद में देनी थी, लेकिन पप्पू जान गया था कि उमेश और रोशन लाल दोनों ही मोटी मुर्गी है, इसलिए उसने सुपारी की रकम बढ़ाकर 15 लाख कर दी। उमेश तैयार नहीं हुआ तो पप्पू ने काम करने से मना कर दिया। उमेश राहुल पर सुपारी की रकम 4 लाख वापस करने का दबाव बनाने लगा। रकम लौटाए या खुद सुपारी पूरी करें। पैसा तो धंधे में लगा चुका था। उसे धंधे में भारी घाटा हुआ था, इसलिए उसने खुद सुपारी पूरी करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए उसने अपने भांजे मनीष उर्फ सनी को साथ देने के लिए तैयार कर लिया। राहुल को रोशन लाल की दिनचर्या मालूम थी। 19 सितंबर को दोनों ने हत्या कर भी दी। मनीष स्कूटी चला रहा था।
राहुल ने गोलियां चलाई थीं। पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के प्रयास में लग गई। तो दोस्तों, यह थी आज की घटना। आप लोग को सुनकर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।